गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 11 बायो का प्रथम पाठ स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसमें पहला पाठ है आपका सजीव और उनके लक्षण। इसमें सबसे पहले आप ये जानो कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है उसी को जीव विज्ञान कहते हैं। सन 1802 ईस्वी में लैमार्क व ट्रेविरेनस इन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जीव विज्ञान की खोज किया। इसलिए इन वैज्ञानिक को मतलब लैमार्क व ट्रेविरेनस को जीव विज्ञान का पिता अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इसकी दो शाखा हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के प्रमुख दो शाखा हैं, उसमें पहला है जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, दूसरा है बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किया, इसलिए अरस्तु को हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। इन्होंने लगभग 452 जंतुओं पर अध्ययन किया था, इसीलिए इन्हें हम लोग जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। ठीक, दूसरा हमारा है, ये पहला था, दूसरा हमारा है बॉटनी मतलब बोटानी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त पौधों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को हम लोग वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। इन्होंने लगभग 500 से अधिक पौधों को इकट्ठा किया और इस पर अध्ययन किया, इसीलिए इन्हें हम लोग वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सजीव, लिविंग बीइंग। सजीव किसे कहते हैं, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, बस कुछ ऐसे क्रियाएं होती हैं सजीवों के अंदर जिससे हम लोग इसको पहचानते हैं। जैसे जितने भी वस्तु अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, मतलब जिसमें वृद्धि होता है, गति गमन होता है, जिनमें अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसमें विशेष प्रकार की क्रिया अर्थात उपापचय क्रिया, पोषण पाचन होता है, उसी को हम लोग सजीव कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा हेडिंग है कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग, सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण, इसमें पहला हेडिंग है वृद्धि। सजीव जो होते हैं उनके आकृति और आकार में वृद्धि बढ़ोतरी होती है, जिसे हम लोग वृद्धि कहते हैं। अर्थात जीवों के आकृति आकार व आयतन में होने वाली बढ़ोतरी को हम लोग वृद्धि कहते हैं। यह वृद्धि जो है सजीवों में आंतरिक रूप से होती है, निर्जीवों में वृद्धि होती है, लेकिन वह वृद्धि होती है, सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है। अगला हमारा टॉपिक है इसमें रिप्रोडक्शन अर्थात जनन। जनन किसे कहते हैं, इसको हम लोग प्रजनन भी कहते हैं। किसी भी जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया को ही हम लोग जनन या प्रजनन कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर देता है उस क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, गति एवं गमन। देखो भैया, गति और गमन। गति में क्या है, अंगों का हिलना डुलना या अंगों का हिलाना डुलाना क्या कहलाता है, गति कहलाता है। और किसी भी जीव द्वारा स्थान परिवर्तन करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, गमन कहलाता है। ठीक,
फिर से समझिए इसको, किसी भी जीव द्वारा अपने अंगों का हिलाना डुलाना अर्थात हिलना डुलना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। और किसी भी जीव का स्थान परिवर्तन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? गमन कहते हैं। अगला हमारा है हेडिंग उपापचय, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अर्थात उपापचय, उपचय और अपचय। उपचय और अपचय को हम लोग सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। इसमें उपापचय जो है दो चीज़ बना है, उपचय और अपचय। जो उपचय है वह है निर्माणकारी क्रिया, जो उपचय है वो है निर्माणकारी क्रिया, जो अपचय है वह है विनाशकारी क्रिया। अर्थात जितने भी जीव होते हैं उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये हो गया निर्माणकारी क्रिया। और ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा नष्ट होती है, यह है विनाशकारी क्रिया। ये क्रिया दोनों होती रहती है साथ साथ, इसलिए इसको हम कहते हैं उपापचय। अर्थात उपचय और अपचय को उपापचय कहा जाता है। अगला हेडिंग हमारा है पाचन। पाचन में क्या है? पोषण। पोषण में क्या है? ध्यान देना, पोषक पदार्थ का ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन। अब पोषक पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा शरीर वृद्धि और विकास करता है, अर्थात जिनसे हमारा शरीर के आकृति और आकार में परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग पोषक पदार्थ कहते हैं। और इस पोषक पदार्थ का ग्रहण करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन अर्थात पोषण कहलाता है। अगला हमारा है डाइजेशन, पाचन। ध्यान देना, पाचन क्या है? किसी भी जीव में, जैसे कि मान लीजिए कि एक रोटी है, ये रोटी है, तो ये रोटी जो है पानी में अगर हम इसको भिगो दें तो रोटी में जो भी पोषक पदार्थ होता है, जैसे खास तौर से कार्बोहाइड्रेट अर्थात मंड, इसका भी पाचन होगा। पानी में अगर हम लोग रोटी को डालें तो इसका भी पाचन होगा, लेकिन पानी में जो भी पाचन होगा, ठीक है, वह काफ़ी देर में होगा। मतलब पाचन इसमें जो मंड है उसका पाचन नहीं हो पाएगा, तब तक जो रोटी है वह खराब हो जाएगी, मतलब नष्ट हो जाएगा, मतलब उसमें बैक्टीरिया पड़ जाएंगे। तो इसमें जो पाचन होता है हमारे शरीर में, उसमें क्या होता है? एंजाइम की उपस्थिति। एंजाइम की उपस्थिति में जल में अघुल, अभी हम बताए हैं रोटी जल में नहीं घुलती, तो जल में अघुलनशील अविसरणशील, जल में अघुलनशील अविसरणशील जटिल पदार्थों का एंजाइम की सहायता से, एंजाइम हमारे शरीर में बनता है, एंजाइम की सहायता से जल में घुलनशील विसरणशील सरल पदार्थों में विखंडित अर्थात टूटने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है, ओके। अगला हमारा हेडिंग हमारा है प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य। शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित तरल व जीवित पदार्थ, जीवित पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जो जीवित हो। तो शरीर में उपस्थित तरल व जीवित पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़े हो, कक्षा 9 में भी पढ़े हो, 10 में भी पढ़े हो। इस जीव द्रव्य के मतलब जीवित पदार्थ के द्वारा ही कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, और उस जैविक क्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में क्या होती हैं? जैविक क्रियाएं चलती हैं और हम लोग क्या होते हैं? जीवित रहते हैं, अर्थात हम लोग सजीव रहते हैं। ठीक है, तो कोशिका में उपस्थित तरल व जीवित पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा है शरीर कोशिकीय संरचना। जितने भी प्राणी हैं,
जितने भी पौधे हैं, मतलब जितने भी जीव हैं, सभी जीवों का शरीर जो है वह कोशिकीय संगठन का बना होता है, अर्थात कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इसमें कुछ जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, कुछ एक कोशिकीय होते हैं। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर अनेकों कोशिकाओं से मिल कर के ही बना होता है। ठीक है, तो जितने भी प्राणी होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, उनका शरीर कोशिकीय संरचना से अर्थात कोशिकीय संगठन से, मतलब कोशिकाओं से मिल कर के ही बना होता है। ठीक, अगला हमारा हेडिंग हमारा है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, मतलब सजीव और निर्जीव में अंतर। अभी हम बताएं आप लोगों को कि सजीवों में वृद्धि होती है, निर्जीव में वृद्धि होती है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? जो अंतर इसमें पहला सजीव में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक वृद्धि, निर्जीव में जो वृद्धि होती है वो बाह्य वृद्धि। तो पहला हमको अंतर मालूम हो गया कि सजीव में आंतरिक वृद्धि होती है और निर्जीव में बाह्य वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट हमारा है जो सजीव होते हैं उनमें जैविक क्रियाएं, मतलब पोषण, पाचन, उत्सर्जन, जनन होता है। जितने हैं सभी जैविक क्रियाएं चलती होती हैं, निर्जीव में जैविक क्रियाएं नहीं होती, नहीं चलती। सजीव जो होते हैं उनमें गति और गमन जो है वो आंतरिक ऊर्जा के कारण होती है। ठीक है, और जो निर्जीव होते हैं उनमें जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी गमन वगैरह होता है वो बाह्य ऊर्जा के कारण होती है। ठीक, जो सजीव होते हैं वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, जो निर्जीव होते हैं उनमें यह क्षमता नहीं होती। ठीक है, जो सजीव होते हैं इनमें संवेदनशीलता का ज्ञान होता है, संवेदनशीलता का ज्ञान होता है। जो निर्जीव होते हैं उनमें संवेदनशीलता का ज्ञान नहीं होता। अर्थात अब संवेदनशीलता क्या है? संवेदना, शरीर में जो संवेदनाएं होती हैं उसी को हम लोग कहते हैं संवेदनशीलता। जैसे स्पर्श करने से जानकारी प्राप्त जो होती है, सूंघना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद चखना, ये सब संवेदनशीलता है जो कि सजीवों में होती है और निर्जीवों में नहीं होती है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।